So about the genetic disorder. Genetic disorder. So as the name genetic disorder, it is related to the disease which is occur in the body since birth. ऐसा डिजीज, ऐसा डिसऑर्डर, ऐसा डिफॉर्मिटीज जो बॉडी में जन्म से ही पाए जाते हैं, ऐसे डिजीज को हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोल सकते हैं, क्योंकि ये जीन से रिलेटेड होते हैं। जो ऐसे डिजीज जो बॉडी के जीन में, जेनेटिक मटेरियल में इन्वॉल्व होते हैं या जेनेटिक मटेरियल के प्रॉब्लम से क्रिएट होते हैं, तो उनको हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। मीन्स इट कैन बी डिफाइंड एज द डिसऑर्डर, डिफॉर्मिटीज और डिजीज, the disorder deformities and disease which occur in body in body since birth, or we can say that hereditary means ऐसे डिसऑर्डर, ऐसे डिजीज जिनका इनहेरिटेंस पॉसिबल हो, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, तो ऐसे डिजीज को हम जेनेटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में रख सकते हैं। स्पेशली इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी जेनेटिक डिसऑर्डर जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, बट कुछ डिसऑर्डर ऐसे भी होते हैं जो ट्रांसफर नहीं होते हैं। ये किसी भी इंडिविजुअल के, तो बात कर रहे थे कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वह सिंस बर्थ, इसको हम कॉमनली क्या बोल सकते हैं, द डिसऑर्डर और डिफॉर्मिटीज और डिजीज that can occur or which are occur in body since birth, they are comes under the category of genetic disorder। इन सभी को हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोल सकते हैं। अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं, इनको हम दो ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं। दिस डिसऑर्डर they can group in two categories। जेनेटिक डिसऑर्डर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो इसमें जो ये दो कैटेगरी होता क्या है, तो पहला कैटेगरी हम पढ़ेंगे अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर, and the second is the chromosomal disorder। These are the two category of genetic disorder। जेनेटिक डिसऑर्डर की ये दो कैटेगरी है। ओके, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर एज वेल एंड द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसमें आपको बहुत सारे डिसऑर्डर दोनों ही कैटेगरी में, नंबर ऑफ डिसऑर्डर, नंबर ऑफ डिजीज यू विल स्टडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर, so as the name Mendelian disorder, Mendelian is the term comes from the name of Mendel। Mendel comes from the name of scientist Mendel, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स बोले जाते हैं, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर इसको हम क्यों बोलते हैं? ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ डिजीज या डिसऑर्डर को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। इसके पीछे जो है कुछ रीजन है। क्या रीजन है? ये रीजन ये है कि मेंडल्स ने जो लॉ दिए थे, लॉ बनाए थे, इस्टेब्लिश किए थे बाय हिज एक्सपेरिमेंट। कौन कौन से लॉ थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ जो है मेंडल ने दिया था। तो इन तीनों लॉ को मेंडल ने क्रिएट किया था, मेंडल ने इसको इस्टेब्लिश किया था, जिसको हम कलेक्टिवली लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इसी की वजह से कि इस ग्रुप में जितने भी
डिसऑर्डर हम लोग स्टडी करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर की ग्रुप में, वो सभी डिसऑर्डर जो होते हैं वो मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए उन सभी डिजीज और डिसऑर्डर को हम उसके ग्रुप को हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। ओके, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर के कुछ फीचर्स हैं। इन जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं वह कौन कौन से फीचर्स रखते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला चीज कि इसके कॉज क्या होते हैं। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय alteration and mutation of single gene। तो पहला जो फीचर होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर का ये कि जो डिसऑर्डर होता है वो एक सिंगल जीन की चेंज की वजह से होता है। एक सिंगल जीन अगर चेंज हुआ या फिर एक्स्ट्रा जीन ऐड हो गया या डिलीट हो गया तो उसकी वजह से जो है जो डिसऑर्डर होता है उसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कह सकते हैं। मीन्स पहला फीचर ये होगा कि जो डिसऑर्डर क्रिएट होगा वो सिंगल जीन में हो, मतलब एक से ज्यादा जीन की वजह से डिसऑर्डर नहीं होता है। ओके, दूसरा जो फीचर है दैट इज देयर ट्रांसमिशन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। देयर ट्रांसमिशन follow the law of inheritance। ये आपका जो है अभी बताया गया कि मेंडेलियन डिसऑर्डर हम इसको क्यों बोलते हैं। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो कि मेंडल के द्वारा दिया गया था, उन सभी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को ये डिसऑर्डर जो है फॉलो करते हैं। मतलब उसी पैटर्न में ये ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अभी आपको बताया गया कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, मीन्स इनहेरिटेबल है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर। तो हेरिडिटरी डिसऑर्डर होने का मतलब ये जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होने वाले डिसऑर्डर होते हैं। तो इसको हम अदर वर्ड में कंजेनाइटल डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। तो देखिए जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, मीन्स जो ट्रांसमिशन होगा उनका वह मेंडल के लॉ के बेस पर होगा। इसके अलावा जो फीचर आप पढ़ेंगे दैट इज कैन बी ट्रेस्ड बाय पेडिग्री एनालिसिस। दिस डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड बाय पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस जो कि आपको इससे पहले पढ़ाया गया प्रीवियस क्लास में, सैटरडे को आपको पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बताया गया। तो पेडिग्री एनालिसिस जो आपका है जो फ्लो चार्ट के थ्रू हम क्या पढ़ते हैं इसमें, वी ट्रेस द पर्टिकुलर ट्रेट, द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट और डिजीज with the help of a symbolic representation with the help of पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस जो है हम मेंडेलियन डिसऑर्डर जितने भी होते हैं उनका हम कर सकते हैं। ओके, पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू ऐसे डिसऑर्डर को हम ट्रेस कर सकते हैं कि ये कैसे जो है ट्रांसफर हो रहे हैं या ऑफस्प्रिंग में जाने के कौन कौन से पॉसिबिलिटी है। अगर कोई पेरेंट के पास पर्टिकुलर कोई डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर या स्पेशली द मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो उस मेंडेलियन डिसऑर्डर को की पॉसिबिलिटी ऑफस्प्रिंग में कितनी पॉसिबिलिटी होगी, कितने परसेंट पॉसिबिलिटी होगी, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पेडिग्री एनालिसिस। और फैमिली हिस्ट्री को भी हम चेक कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर के ये सारे तीनों फीचर्स हैं, मीन्स ये तीनों फीचर्स जो भी डिसऑर्डर फॉलो करते हैं उनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है अभी तक देखे जा चुके हैं। ओके, सो नंबर ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी फाइंड आउट। सो उसमें से मोस्ट कॉमन जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, मोस्ट कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर आर तो कौन कौन से मोस्ट कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर है, यहाँ पे आपको पहले लिस्ट बनाया जाएगा और उसके बाद वन बाय वन हम उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे अबाउट हीमोफीलिया
हीमोफीलिया जिसको हम ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं। इसके अलावा जो है थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया। इसके अलावा जो है कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया, एल्केप्टोनुरिया, दीज आर द मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये सभी जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर है। उसके अलावा जो है एक और जो अभी कल एक एग्जाम्पल बताया था आपको, वो भी इसी कैटेगरी में आता है, दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफी। So these are the Mendelian disorder. Means these are the disorder that follow the law of inheritance and they are caused due to single gene and they can be traced by pedigree analysis. Means ये सभी disorder का जो है ये सभी characteristics को follow करते हैं ये सभी disorder. Okay. Now we are going to discuss in detail about these disease one by one. इन सभी के बारे में हम लोग जो है one by one डिटेल में स्टडी करेंगे। About the hemophilia. ये पहला डिसऑर्डर एंड हीमोफीलिया जो डिजीज है उसको हम कॉमनली बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज। तो इसको हम ब्लीडर्स डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो सिम्टम दिखाई देते हैं दैट द नॉन स्टॉप ब्लीडिंग इवन आफ्टर अ माइनर कट इन द स्किन। अगर हमारे बॉडी की स्किन में या किसी भी प्लेस पर कोई माइनर कट भी हो जाता है तब भी जो है नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होता है, इसलिए हम इसको हम ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं। एंड द टर्म हीमोफीलिया और द हीमोफीलिया डिसऑर्डर इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय जॉन ओटो। इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय जॉन ओटो इन 1803 में जो है इसको पहली बार रिपोर्ट किया गया था या फिर एक्सप्लेन किया गया था बाय जॉन ओटो। ओके, अब बात करते हैं इसके सिम्टम की, कौन सा सिम्टम इसमें दिखाई देता है। तो सिम्टम जो होता है इस डिसऑर्डर का इट इज द नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, even after a minor cut in skin। अगर स्किन में एक छोटा सा भी कट, छोटा सा भी इंजरी होता है तो ऐसे केस में ब्लड का जो रिलीज होता है या ब्लड लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये नॉन स्टॉप निकलते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है? तो एक ही रीजन हो सकता है, दैट इज द एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग और एब्सेंस ऑफ द फैक्टर फॉर ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए फैक्टर होते हैं उसी का एब्सेंस होना वही एक रीजन होता है। तो बात करते हैं इसके कॉज ऑफ द डिजीज। इस डिजीज का क्या कॉज होता है? तो कॉज होता है, कॉज ऑफ द डिजीज इज द लैक ऑफ सिंगल प्रोटीन, लैक ऑफ सिंगल प्रोटीन which is the part of the clotting factor। clotting factor के जो पार्ट होते हैं प्रोटीन फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स में से वन ऑफ द प्रोटीन का जो जीन होता है वही जीन क्या होता है इसमें से मिस होता है और उस
जीन के मिस होने की वजह से वो प्रोटीन भी नहीं फॉर्म होता है, और जब वो पर्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन बॉडी में नहीं होगा तो ऐसे केस में ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होगा वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, नहीं होगा। एंड व्हेन देयर इज नो ब्लड क्लॉटिंग टेक प्लेस, सो इवन आफ्टर अ माइनर कट इन द स्किन और एनी प्लेस और एनी ऑर्गन्स देयर विल बी अ नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग जो है रुक नहीं पाएगा। तो ये क्या होगा, ब्लड का लॉस होगा इसमें, ऐसा डिसऑर्डर। एंड द डिसऑर्डर, ये इसका जो जीन होता है, इट इज अ, बात करते हैं जीन की, तो जीन ऑफ दिस डिसऑर्डर ये सेक्स लिंक्ड जीन होता है ऑन एक्स क्रोमोसोम। दिस इज सेक्स लिंक्ड जीन और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये एक्स क्रोमोसोम पर इसका जीन पाया जाता है, इसलिए इसको हम सेक्स लिंक्ड बोलते हैं। देखिए, लिंकिंग ऑफ द जीन होता है, इसको आप दो कैटेगरी में पढ़ेंगे इस डिसऑर्डर के फॉर्म में। एक जो है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर और सेक्स लिंक्ड जीन, और दूसरा ऑटोसोमल। तो और इसमें सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल में भी दो कैटेगरी अगेन होगा, उसमें भी होगा आपका डोमिनेंट और रिसेसिव। तो वैसे अभी यहाँ पे आपको कैटेगरी नहीं बनाया है, लेकिन जो भी डिसऑर्डर आप पढ़ेंगे उस डिसऑर्डर में आपको ये बता दिया जाएगा कि ये डिसऑर्डर जो है सेक्स लिंक्ड है, इसका जीन सेक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोसोमल लिंक्ड है। तो और उसके अलावा एक चीज़ और भी बताया जाएगा कि ये रिसेसिव है या फिर डोमिनेंट है। तो ये सेक्स लिंक्ड ऑन एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव होता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन होता है इसका, फिर हीमोफीलिया का। रिसेसिव जीन का मीन्स जब इसके एलील्स जो है पेयर्ड फॉर्म में होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तभी ये डिसऑर्डर जो है ऑफस्प्रिंग में दिखाई देगा, मीन्स डी एक्सप्रेस होगा। हीमोफीलिया का डिजीज तभी होगा किसी भी पर्सन में जब इसके जीन के पास दोनों एलील जो है हीमोफिलिक हो, और हीमोफीलिया को जो है हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एच से। तो ऐसे केस में जब अगर इसके जीन को एक्सप्रेस करेंगे इस क्रोमोसोम पर, तो इसका जो है देखिए जीनोटाइप जो होगा, इसका जीनोटाइप हम आपको बता दे रहे हैं। तो जीनोटाइप आपका तीन तरह का होगा, ओके। वन विल बी होमोजाइगस, XH। अगर दोनों ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो है हीमोफीलिया का फैक्टर दिखाई देगा, एलील जो है दोनों जीन के पास दोनों ही एलील हीमोफिलिक होगा, तो इस सिचुएशन इस तरह का कंडीशन दिखाएगा। और दूसरा केस ये तो फीमेल में होगा, यहाँ पे हम सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग भी मेंशन करेंगे क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड जीन है। तो अगर फीमेल होगा, फीमेल अफेक्टेड द हीमोफिलिक फीमेल, हीमोफिलिक फीमेल, तो ये वाला जीनोटाइप होना चाहिए उसके पास। दूसरा अगर मेल में है तो मेल में क्या है कि मेल ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, और मेल में क्या है कि एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। सो द सिंगल एक्स अफेक्टेड एक्स और सिंगल हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम इज एबल टू क्रिएट द डिजीज इन ऑफस्प्रिंग। सो इस केस में ये हीमोफिलिक मेल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वाई के पास उसका अल्टरनेटिव एलील जो है नहीं पाया जाता, इसलिए सिंगल एलील ही जो है मेल में डिजीज कॉज करेगा, डिसऑर्डर कॉज करेगा। दूसरा होता है आपका XH एंड X, XH एंड X। तो ये जो है हीमोफिलिक कैरियर, जो कि केवल ये इसका क्रोमोसोम रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल का, ये फीमेल में ऐसा पेयरिंग पाया जाता है। तो और ऐसे फीमेल जो है कैरियर होती है। और एक चीज़ और आपको बता दी है कि फीमेल जो है कभी भी हीमोफिलिक नहीं होते हैं। फीमेल जो ऑफस्प्रिंग होगी वो हीमोफिलिक नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए कंडीशन होता है। अभी कंडीशन की बात करेंगे तो दिस सिचुएशन मीन्स XH एंड XH इज नॉट पॉसिबल, और वी कैन से दैट इट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, ये जो है एग्जिस्ट नहीं करता है।
both X chromosome with hemophilic gene or hemophilic allele cannot exist. Okay, तो ये था आपका जीनोटाइप ऑफ द हीमोफीलिया। हीमोफिलिक जीन का जो है जीनोटाइप इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो फैक्ट्स ये है, पहला फैक्ट आपको ये बता दें कि जनरली जो हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया का जीन है वो आपकी जो है मेल में ही दिखाई देता है। पॉसिबिलिटी जो है मेल में ही ज़्यादा दिखाई देता है। और दूसरा चीज़ ये कि जब भी हीमोफीलिया का जीन ट्रांसफ़र होता है, अगर फीमेल में हीमोफीलिया का जीन है, ओके, या सन की बात करें, अभी यहाँ पे बताया गया कि हमेशा जो है हीमोफीलिया मेल में ही, मेल ऑफस्प्रिंग दिखाई देता है। मीन्स अब बात करते हैं मेल में इसका जीन आ कहाँ से रहा है, तो मेल में या जो मेल ऑफस्प्रिंग होगा या सन होंगे, लड़के जो पैदा होंगे, उनमें हीमोफीलिया का जीन हमेशा कहाँ से आता है, मदर से आता है। फीमेल ऑफस्प्रिंग से ही, सॉरी फीमेल पेरेंट से ही इसके जीन जो है सन में आते हैं। ओके, कभी भी मेल से इसके जीन नहीं ट्रांसफर होंगे। क्यों नहीं जीन ट्रांसफर होंगे? क्योंकि मेल से जो हमेशा मेल पेरेंट से जो लड़के होते हैं हमेशा वाई क्रोमोजोम को रिसीव करते हैं, एक्स क्रोमोजोम को रिसीव नहीं करते हैं। तो पहला इसका जो है फैक्ट ये है कि कभी भी हीमोफीलिया का जीन किसी बच्चे में अगर आता है, हीमोफीलिया होता है, तो उसका जीन वो कहाँ से रिसीव करता है, अपने मदर से। फादर से वो रिसीव नहीं करता है। अगर फादर अफेक्टेड है तभी उससे सन में, उसके लड़के में उसका जीन नहीं जाएगा, वो डिजीज ट्रांसफ़र नहीं होगा। सो बात ये कर रहे थे हम लोग कि जो हीमोफीलिया होता है इसका जीन हमेशा जो है किसी भी लड़के में, अभी तो बताया गया कि मेल में ही ये जो है डिजीज़ होता है, और कभी भी जो है किसी लड़के में इसका जीन जो जाता है तो मदर से जाता है, एक्स क्रोमोसोम के। और दूसरा चीज़ ये कि जो इसका हिस्ट्री देखा जाए, हीमोफीलिया का हिस्ट्री, तो इसको देखा गया है क्वीन विक्टोरिया के डिसेंडेंट में। मीन्स पहली बार ऐसा ये माना जाता है कि क्वीन विक्टोरिया के अंदर ही जो है इसका म्यूटेशन हुआ, मतलब इसके जीन का म्यूटेशन हुआ, इसकी वजह से हीमोफीलिया का जीन क्रिएट हुआ और वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के इनके ऑफस्प्रिंग में चला गया। फिर ऑफस्प्रिंग से ऐसे मतलब ट्रांसफ़र होते होते मीन्स इनका जो फैमिली का जो पेडिग्री एनालिसिस किया गया तो ये देखा गया कि इनके जो ऑफस्प्रिंग में मेल ऑफस्प्रिंग थे वो सभी हीमोफिलिक थे पाए गए, और फीमेल जो है कैरियर के रूप में देखी गई। ओके, तो ये था आपका हिस्टोरिक नॉलेज। इसके अलावा जो है ये अब एक जो है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस टर्म दिया जाता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है हीमोफीलिया होता है। अब ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, अभी इसको इनहेरिटेंस के थ्रू दिखाते हैं। So why it is known as CRISPR or hemophilia is the example of criss-cross inheritance, as well as how the gene of hemophilia transfer from father to the daughter and again from daughter to the male offspring. Okay, इसके बारे में तो मेंडल के जो लॉ थे या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल के द्वारा दिया गया था, उसी को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स हम क्या दो दिखाएंगे पेरेंट्स, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल। फीमेल अगर दिखाते हैं अनअफेक्टेड फीमेल, अगर कि अनअफेक्टेड फीमेल की शादी अगर किसी अफेक्टेड मेल से होता है तो ऐसे केस में क्या सिचुएशन बनेगा। तो देखिए यहाँ पे राइट से ये आपका फीमेल दिखा रहा है अनअफेक्टेड फीमेल, और मेल अगर हमने हीमोफिलिक मेल पेरेंट। ठीक, तो ऐसे केस में होगा क्या, इसके जो गैमेट्स बनेंगे, गैमेट अगर बनाए इनका, इसमें दो तरफ दो गैमेट बनेंगे, दोनों ही एक्स बनेंगे, और यहाँ पे जो गैमेट बनेंगे एक आपका एक्स विथ हीमोफिलिया और दूसरा वाई, और इनको हम क्रॉस कराएं और F1 जनरेशन में ऑब्टेन करें। तो ऐसे केस में देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है कि
एक मिनट प्लीज शॉर्ट थोड़ा स्पेस हम देखने कर रहे हैं। पेरेंटल जनरेशन जो है आपका, उससे गैमेट बने, तो गैमेट का जब फ्यूजन हो गया तो अगेन आपको दिख क्या रहा है, जो डॉटर है, दोनों ही डॉटर की पॉसिबिलिटी, फीमेल चाइल्ड की पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है, हीमोफिलिक कैरियर की, और जो बॉय सन ऑफ स्प्रिंग है, मेल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, वो नॉन हीमोफिलिक दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो एक्स क्रोमोसोम आ रहा है वो किससे आ रहा है, फीमेल से आ रहा है। मेल से जो है एक्स क्रोमोसोम केवल डॉटर को मिला है। इसका मतलब ये जीन कहाँ से गया, फादर से चला गया डॉटर में, सन में नहीं गया। ओके, अब डॉटर में जो अगर ये जीन है, तो अब नेक्स्ट जो F2 जनरेशन हम अगर फाइंड करते हैं, देखिए एक हम डॉटर को लेते हैं, ओके, F1 जनरेशन से एक डॉटर को ले रहे हैं और सन को ले रहे हैं। तो ऐसे केस में आप देखेंगे क्या कि जो गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पे गैमेट एक जो है बनेगा एक्स विद एच हीमोफिलिया और एक जो है विदाउट हीमोफिलिया, और यहाँ पे दोनों ही एक्स वाई दो गैमेट यहाँ पे बनेंगे। तो अब इसका अगर हम फ्यूजन कराएं तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो डॉटर प्रोड्यूस होगा एक्स एच एच, मतलब ये भी क्या कैरियर होगी। इसके अलावा जो है मेल ऑफ स्प्रिंग अगर है तो एक्स एच एंड वाई, देन नॉर्मल एक्स एंड नॉर्मल वॉइस। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ये जो है डॉटर है बट ये होगी कैरियर, ये क्या होगा, हीमोफिलिक सन, और ये क्या होगी, नॉर्मल डॉटर, and this is the normal sun। ओके, तो अब देखिए यहाँ से हम जो है देख पा रहे हैं कि हीमोफिलिया का जो जीन था, यहाँ मेल पेरेंट से स्टार्ट हुआ ट्रांसमिट होना। तो मेल पेरेंट से पहले ट्रांसमिट कहाँ हुआ, ये ट्रांसमिट हुआ डॉटर में। दोनों ही डॉटर जो है, जो डॉटर या फीमेल ऑफ स्प्रिंग की जो पॉसिबिलिटी बनी, वो सभी फीमेल ऑफ स्प्रिंग जो पैदा होंगी, हीमोफिलिया, अगर कोई हीमोफिलिक पर्सन है और उसकी शादी में नॉर्मल वुमेन से होता है, तो ऐसे केस में जितने भी डॉटर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटी होगी या फीमेल ऑफ स्प्रिंग, उन सब में जो है हीमोफिलिया का जीन ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब जो फीमेल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगी वह हीमोफिलिक कैरियर पैदा होंगी, और जो सन होंगे वो नॉर्मल होंगे। ओके, जितने भी सन होंगे वो नॉर्मल होंगे। मतलब अगर कोई पिता हीमोफिलिक है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, उसकी शादी अगर होगी तो उसके बच्चे सभी नॉर्मल होंगे, बट डॉटर जो है कैरियर होगी। अब उस डॉटर का अगर अगेन फिर शादी होता है किसी नॉर्मल मैन से, तो ऐसे केस में नॉर्मल मैन से अगर शादी होता है, मतलब एक्स वाई जिसके पास हीमोफिलिया का जीन नहीं है, तो ऐसे केस में ये फिर से जो है मेल में ट्रांसफर हो जा रहा है। मीन्स आप देख क्या रहे हैं कि यहाँ से पहले यहाँ आया, फिर जो है यहाँ पे आया। तो ट्रांसमिशन क्या हो रहा है, फ्रॉम मेल टू फीमेल एंड देन फ्रॉम फीमेल टू मेल। ऐसे ही ट्रांसमिशन, ऐसे ही इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, द इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफिलिया शोइंग द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आया, मीन्स ये कि जो ऐसा जीन या ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें जीन का ट्रांसमिशन फादर से जो है डॉटर में हो, फिर डॉटर से जो है उसके सन में हो। ठीक है, मतलब मेल से फीमेल में, फिर फीमेल से मेल में ट्रांसफर हो। तो ऐसे फिर मेल अगर फिर नॉर्मल मैन से, नॉर्मल वुमेन से शादी करेगा तो फिर से ट्रांसफर होगा वुमेन में, और फिर से वो ट्रांसफर होगा सन में। तो इस तरह से ये जो है क्रिस क्रॉस, ऐसे आपका जो है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अगर आप इनहेरिटेंस पैटर्न देखेंगे तो कुछ इस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा। अगर ये जो है मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फीमेल को, तो कुछ इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई देगा। ये लाइन मेल को दिखा रहा है, ये लाइन फीमेल, मीन्स from the male to the female, from the female to the male, male to female,
फीमेल फीमेल। तो इस तरह से आपको दिख क्या रहा है कि ये जिग जैग लाइन में ये चल रहा है इनहेरिटेंस पैटर्न। तो जिग जैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज आल्सो नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इसलिए इसको हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब दूसरा चीज ये आपको जानना था दैट द हीमोफिलिक फीमेल इज द रेयर केस। जो फीमेल हीमोफिलिक फीमेल होने के जो केस होते हैं इट इज़ वेरी रेयर। ओके, द फीमेल ऑफ स्प्रिंग टू बी हीमोफिलिक इज वेरी रेयर। तो रेयर क्यों होता है, तो इसके बारे में अभी आपको बता दें कि दो कंडीशन होने चाहिए। द फीमेल और हीमोफिलिक और टू बिकम हीमोफिलिक फीमेल the male parent should be affected and female carrier. So the condition for the female to becomes hemophilic, and that condition is the male parent should be affected and the female should be carrier। मतलब अगर फीमेल में हीमोफीलिया अगर होना हो, अगर या कोई चाहता है कि फीमेल में हीमोफीलिया ट्रांसफ़र हो, तो हीमोफीलिया होने के लिए जो है दो कंडीशन होने चाहिए। पहला कंडीशन ये कि मेल जो है वो हीमोफिलिक हो, ओके, मतलब ये वाला सिचुएशन होना चाहिए, और फीमेल जो होनी चाहिए वह कैरियर होनी चाहिए। फीमेल पेरेंट जो है कैरियर होनी चाहिए। कैसे होना चाहिए, देखिए यहाँ पे हम पैटर्न निकाल रहे हैं। तो अगर फीमेल आपका एक ये है फीमेल कैरियर फीमेल, और दूसरा जो है अफेक्टेड मेल और हीमोफिलिक मेल। तो ऐसे केस में जब ये और गैमेट्स बनेंगे एक्स विद हीमोफिलिया एंड विदाउट हीमोफिलिया, एंड हियर एक्स विद हीमोफिलिया एंड वाई, तो ये जब फ्यूजन होगा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है तो इस कंडीशन में आपको हीमोफिलिक फीमेल ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन होगा। बट हीमोफिलिक जो जाइगोट बना, ये जाइगोट अगर फीमेल जाइगोट है और हीमोफिलिक है, मतलब दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे अगर हीमोफिलिया का एलील है, तो ऐसे जाइगोट जो है पहला चीज़ तो एम्ब्रियोनल स्टेज में ही जो है यह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मीन्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऐसा जाइगोट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये जो है लीथल जीन होता है, मतलब फैटल, ये जो है एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। और अगर एग्जिस्टेंस में आ भी गया, रेयरली अगर ये केस बनता है कि फीमेल ऑफ स्प्रिंग हीमोफिलिक फीमेल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो गई, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, अगर मान लीजिए बिफोर प्यूबर्टी अगर कोई इंजरी नहीं हुआ फीमेल में, ओके, फीमेल ऑफ स्प्रिंग में, तब तो वो जो है उतने दिन तक सर्वाइव करेगी। बट एक नेचुरल जो प्रोसेस होता है मेंस्ट्रुएशन का, ओके, जो कि प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं मीन आर। तो मीन आर जब आएगा फीमेल ऑफ स्प्रिंग में और वो अगर हीमोफिलिक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो ब्लड का रिलीज होता है थ्रू द वेजाइनल ओपनिंग, तो ऐसे में जो ब्लड रिलीज होगा, अगर रप्चर ऑफ आर्टरी होता है या कैपिलरी, तो वो ब्लड का फ्लो जो है रुकेगा नहीं। तो उस समय ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लड लॉस होगा, एंड ड्यू टू हैवी ब्लड लॉस देयर मे बी चांसेस ऑफ द डेथ ऑफ द फीमेल चाइल्ड। तो ऐसे केस में जो फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगी उसके डेथ होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और अगर वो बच भी जाती है, अगर उस समय नहीं होता है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये केस आपको दिखाई दिया। जनरली एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। वाई द फीमेल हीमोफिलिक और हीमोफिलिक फीमेल इज द रेयर केस। ये जो हीमोफिलिक फीमेल होती है ये रेयर केस क्यों होता है, क्यों जो है हीमोफिलिक